आईडी या सबको दिया जाए, कहाँ फैसिलिटीज हो, रिसर्च स्कॉलर कहाँ से चेक करें, किस प्रकार चेक करें, कैसे हर एक पेज को अनटिक करें, कैसे उसको प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्म में जाए, इस ढंग से करना है। इसी में ये है जो भी रिफ्रेशर कोर्स, इंडक्शन प्रोग्राम, और आप इस पॉलिसी को पूरा पढ़ लीजिएगा, वहां पर प्लेगरिज्म पर, कॉपीराइट पर एक प्रॉपर एक डिस्कशन हो, ताकि जो टीचर हैं वह इसको समझें और जाकर के वह धीरे धीरे अपने यहाँ जो है लोगों को बताएं। जो कर्बिंग प्लेगरिज्म है, इसमें वही कहा गया जो इंस्टीट्यूशन एक डेवलप करे अपने यहाँ सिस्टम, और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह है जो स्टूडेंट जब अपनी थीसिस को सबमिट करता है तो वह एक अंडरटेकिंग देगा, जो हमने जो रिसर्च किया है वह एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स हमारी थीसिस जो है सेमिनल है, मौलिक है और प्लेगरिज्म फ्री है। प्लेगरिज्म फ्री मतलब अप टू 10% तक है, 10% तक है तो वह प्लेगरिज्म फ्री कहा जाएगा। और उसके बाद जो और रीजनल जो है उसी से चेक करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूजीसी से दिया हुआ है। बाकी हर एक जो रेपुटेड पब्लिशर है उनका अपना सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन वह सिर्फ पब्लिकेशन तक है। आपके ऊपर तब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि आप इस सिस्टम से उर्कुंड से किए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जैसे कुछ लोग आप में से इंजीनियरिंग वगैरह बेहतर है, लेकिन कॉस्ट लगता है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, कहाँ से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इतना पैसा लाएगी, इसीलिए जो उर्कुंड है वो बेस्ट है। यहाँ पर सुपरवाइजर को भी एक सर्टिफिकेट देना है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट अंडरटेकिंग दैट द वर्क हैज बीन कैरिड आउट फलाना रिसर्च स्कॉलर एंड हिज हर वर्क इज जेन्युइन इन नेचर एंड प्लेगराइज फ्री एज पर यूजीसी नॉर्म्स। इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट देना है। और इन्फ्लिनेट का जो शोध गंगा प्रोजेक्ट है उस पर थीसिस की सॉफ्ट कॉपी अपलोड होगी। साथ ही साथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ये कहा गया है कि अपने यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाए जिस पर की जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टीचर से जो भी उनका पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन को फॉर द एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस पर ये नहीं जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में बनेगा तो पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेस होगा, नहीं, वह सिर्फ यूनिवर्सिटी और उसके जो कॉलेजेज हैं वहां तक उसका एक्सेस हो जाए। इस ढंग से इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाने की बात की गई। अब देखिए आपके प्रश्न का जवाब जो कभी आप में से पूछे थे यहीं पर है, क्या है जब आप अनटिक करेंगे तो कहाँ किसको किसको रोकना, किसको किसको अनटिक करना है। जब आपका सिमिलरिटी इंडेक्स ज्यादा जाएगा तब ऑल कोटेड वर्क रिप्रोड्यूस विथ ऑल नेसेसरी परमिशन, जितने भी आपने साइटेशन दिया है वह सिमिलरिटी इंडेक्स में भले आए लेकिन उसको आपको अनटिक करना है। जितने भी रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, इस सब को, बल्कि रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट को जब प्लेगरिज्म चेक करने के लिए दीजिए तो उसमें इस पेज को दीजिए ही मत, उसको बाहर, इसको बाहर रख दीजिए ताकि बाद में आपको सबको उसको अनटिक न करना पड़े। ऑल जेनेरिक टर्म्स, लॉ, स्टैंडर्ड, साइंस, सिंबल, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, ये सब जो है प्लस माइनस तो है, वो तो हम इवन जो सॉफ्टवेयर है वो तो प्लस माइनस को भी वो कैटेगराइज कर, वो सिमिलर इंडेक्स का रहा है। तो इन सब चीजों को आपको अनटिक करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कहाँ पर जो 0% टॉलरेंस की बात आई है, जहां पर एकदम नहीं होना चाहिए प्लेगरिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। लेकिन यहां पर भी अगर कोई कॉमन नॉलेज है, कोई कॉमन नॉलेज जो कि बिल्कुल वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वहां पर अगर लगातार 14 शब्द तक है, 14 शब्द से ज्यादा नहीं, अगर 14 शब्द तक है तो वो चलेगा। तो आपने देखा जो सिमिलरिटी इंडेक्स में हम किन किन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे। अगर हमारा सिमिलरिटी इंडेक्स बढ़ा रहा है तो हम धीरे धीरे ये जो ऊपर के 3 पॉइंट है इन सब में जो भी साइटेड आइटम है, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, इस सबको हम अनटिक कर देंगे। जेनेरिक टर्म्स है उसको करेंगे। समरी, कंक्लूजन, हाइपोथेसिस, इस सब में रिजल्ट्स, रिकमेंडेशंस, इस सब में एकदम प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कॉमन नॉलेज से कुछ चीजें लाई गई हैं, अगर भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ है तो इसके लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो ये अगर प्लेगराइज बता भी रहा है तो इसमें कोई, अगर 14 शब्द तक है तो कोई इसमें आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी।
तो लेवल है प्लेगरिज्म के वह 0 से लेकर 3 है। पहला जो है 10% तक है, इसमें कोई पेनाल्टी नहीं होता है। जो लेवल 0 वाला जो है, जो उसके बाद 10 above 10 to 40 है, देन above 40 to 60 है, देन above 60। अब देखिए हर एक जगह जो है एक डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल, और हर एक यूनिवर्सिटी में कहा गया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल। डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल में जो डिपार्टमेंट का हेड होगा उसका चेयरमैन होगा, और एक कोई मेंबर और होगा जो अदर डिपार्टमेंट का होगा, और एक कोई मेंबर जो है जो प्लेगरिज्म को समझता हो। 3 लोगों की एक कमेटी होगी। और जब किसी के बारे में कोई शिकायत करता है, जो हमारा जो आर्टिकल है फलाने व्यक्ति ने प्लेगराइज किया है, तो यह डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल जो है 45 दिन के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट बनाएगी, और वह रिपोर्ट बना करके इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पैनल को देगी। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल में ये सब लोग रहेंगे, चेयरमैन, प्रो वाइस चांसलर हो, डीन हो, सीनियर एकेडमिशियन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, एक एकेडमिशियन जो है अदर देन चेयरमैन जो और उसी इंस्टीट्यूशन का कोई सीनियर प्रोफेसर हो, और एक जो है बाहर का कोई मेंबर हो अदर यूनिवर्सिटीज का, और एक व्यक्ति जो ऑफकोर्स जो डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल में है जो प्लेगरिज्म को समझता है वो। तो डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल के पास कोई शिकायत जाती है तो वह उसको 45 दिन के अंतर्गत अपने रिकमेंडेशन को इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को देती है, और डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल जब इन्वेस्टिगेट करती है तो थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत वह उसको बुलाती है, किसको, जिसने शिकायत किया है और जिसके ऊपर शिकायत किया गया है, दोनों की बात सुनी जाती है, और यह इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को देती है। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल उसको एग्जामिन करती है, इसको भी जरूरत होता है तो उन लोगों को बुलाते हैं, और यह भी अपनी रिपोर्ट को 45 दिन के अंतर्गत टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूशन को दे देती है, वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स वगैरह को। और वह जो है इस पर जो भी पनिशमेंट है, जो भी पेनाल्टी इम्पोज करना है, वह पेनाल्टी जो टॉप जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जैसे आपका बोम हुआ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ, सीनेट हुआ, उससे होता है। जैसे रिसर्च के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जो 10% तक कोई पेनाल्टी नहीं है, जो आपका 10% से ज्यादा और 40% तक है उसको थेसिस वापस कर दिया जाता है, और कहा जाता है जो 6 महीने के अंदर दोबारा आप थेसिस अपनी सबमिट करो। जो एबव 60% है उसको जो है थेसिस वापस कर दी जाती है, और 1 साल के लिए उसको पीएचडी से डिबार कर दिया जाता है, जो भाई अब 1 साल के बाद तुम सबमिट करो। और जो कि 60% से ज्यादा है उसको जो है रिसर्च उसकी कैंसिल कर दी जाती है। ध्यान रहे, जब इसी चीज कोई रिसर्चर अगर मान लीजिए जो फर्स्ट लेवल में जो 10% से 40% वाले में है, अगर वह दोबारा फिर इसी को रिपीट करता है तो फिर उसको 1 लेवल ज्यादा पेनाल्टी मिलती है। मतलब पहली बार में तो 10 और 40 का किया है तो उसी लेवल, मतलब उसको 6 महीने के अंदर किया जाएगा, लेकिन अगर दोबारा किया तो उसको फिर 1 लेवल ज्यादा पेनाल्टी मिलेगी, मतलब जो 40 एबव एंड 60 में है। लेकिन अगर एबव 60 वाला करता है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 60 से ज्यादा हुआ तो पहली बार में ही उसका जो है रिसर्च कैंसिल हो जाता है। ध्यान रहे, अगर कोई व्यक्ति का पीएचडी सबमिट हुआ है और उसके आधार पर उसने कोई बेनिफिट ले लिया है, और उसमें कोई अगर उसकी पेनाल्टी इम्पोज की जाती है, कोई अगर उसको कोई शिकायत की जाती है, और शिकायत करने के बाद जब तक उस पर कोई डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल कोई निर्णय नहीं लेती है, तब तक उसका जो है जो उसको फायदा मिला है, जैसे पीएचडी का इंक्रीमेंट हो ये और कुछ इस ढंग से, तो उसको रोक दिया जाता है। और जब फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद अगर वो नीट एंड क्लीन निकल गया तो उसको जो है जो रुका हुआ था उसको बहाल कर दिया जाता है, अगर गलत है तो उस पर जो भी पेनाल्टी है उसके अनुसार उसको इम्पोज की जाती है। जो खास करके टीचर्स के लिए है, जो आर्टिकल्स के परिप्रेक्ष्य में उनके लिए जो है 10% तक कोई सिमिलरिटी, कोई पेनाल्टी नहीं। अब एबव 10 to 40 जो है इसमें भी मान लीजिए कुछ नहीं है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर दिया जाएगा, जो भाई इसको रिवाइज कीजिए। लेकिन एबव 40 to 60 में ये है जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट तो वापस होगा ही, साथ ही साथ एक एनुअल इंक्रीमेंट आपका रुक जाएगा, एक एनुअल इंक्रीमेंट रुकेगा, और 2 साल तक आप किसी एमफिल पीएचडी को आप रिसर्च नहीं करवा सकते। न्यू को, पुराने को आप करवाएंगे, नए को नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। और जो तीसरा लेवल है जो एबव 60 है, इसमें क्या होगा, जो 2 इंक्रीमेंट आपका रुकेगा और
3 साल तक आप नए रिसर्चर चाहे एमफिल में हो चाहे पीएचडी में हो, उसको आप रिसर्च नहीं करवाएंगे। ध्यान रहे यहाँ भी यही है, जो अगर आप 10% से 40% को रिपीट करते हैं, एक बार तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर दिया जाएगा, अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो आपके ऊपर 40 से 60 वाला इम्पोस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपने 60 वाले को दोबारा किया तो आपका जो है सर्विस टर्मिनेशन, जो आपका जॉब है उससे सस्पेंशन और टर्मिनेशन भी हो सकता है। एज पर यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉर्म्स जो भी होगा उसके अनुसार आपका सस्पेंशन और टर्मिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीज है, अगर किसी ने पेनाल्टी, अगर किसी ने कोई बेनिफिट ले लिया है, अगर उसके खिलाफ कोई अगर कंप्लेन होता है तो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होता है प्रॉपर, उस पर जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेट नहीं होता है तब तक उसको रोक दिया जाता है, और जैसे भी जब फाइनल रिजल्ट आता है डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल और इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के थ्रू, उसके बाद अगर वह बिल्कुल क्लियर है, कोई उसका अगर उसका प्लेगराइज का जो आरोप है अगर वो सही साबित होता है तब तो जो पेनाल्टी इम्पोज करनी है वो होगी, अगर गलत साबित होता है तो उसके सभी चीज को बहाल कर दिए जाते हैं। ध्यान रहे, अगर डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल या इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल के कोई भी जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं या चेयरमैन हैं, उनके ऊपर अगर कोई आरोप इस ढंग से लगा है तो उनको भी जो है इससे जो है उनके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो कि दूसरे के ऊपर होती है, समझ रहे हैं। और वह उस कमेटी के उसमें उनको नहीं बसना, उस कमेटी के मीटिंग में वह नहीं रह सकते हैं, उस कमेटी से वो जो है और अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जो आपको टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव के अगर ऊपर कोई अगर पेनाल्टी होती है तो टॉप एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी अगर कोई कंप्लेन होता है तो उस पर भी वही चीजें होंगी जो कि किसी और के ऊपर, किसी फैकल्टी मेंबर के ऊपर जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होगा उसी पर वो चीज वो भी उसी के अनुसार, उन पर भी कार्रवाई उसी के अनुसार होगा। तो मैंने जो आपको जो फर्स्ट दिया उसमें आपसे मैंने ये जो फर्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन था आपसे, उसमें एकेडमिक लाइब्रेरी के क्या कंट्रीब्यूशन हो सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, उसमें मैंने आपको डिफरेंट कमिटी एंड कमीशन के रिकमेंडेशन को बताया। उसके बाद जो है आपसे जो डिफरेंट टाइप के ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं उसके बारे में चर्चा की। जो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन था एकेडमिक इंटीग्रिटी से संबंधित, उसमें हमने एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या है, एकेडमिक इथिक्स क्या है, जो खास करके यूजीसी के जो 4 मेजर पब्लिकेशन है जो 2018 से आ रहा है, उस पब्लिकेशन के मैंने साइलेंट फीचर्स को हाईलाइट किया। उसके बाद जो आपको प्लेगरिज्म की जो पॉलिसी थी उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की। अब चूंकि मैं काफी संक्षेप में गया और निश्चित तौर पे अगर आपने इसको ध्यान से अगर सुनने का प्रयास किया होगा तो आप लोगों की क्वेरी बहुत होगी, इसलिए मैं कुछ टाइम बचाने का प्रयास किया हूं। जो आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो कृपया आप यू कैन आस्क। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जो आपने आरपीई कोर्स के बारे में बताया है, सर अगर हम फैकल्टी मेंबर्स क्या उस कोर्स को कर सकते हैं? नहीं, अगर वो सिर्फ रिसर्च स्कॉलर के है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स का ना, ये कोर्स सिर्फ उसके लिए है जो रिसर्च के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स पर आजकल बहुत कोर्स स्वयं प्लेटफॉर्म से हो रहा है, ठीक है ना। उसमें आप देखिए रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स पे बहुत हमेशा जो है 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, अब बहुत उस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है जो बहुत नॉमिनल चार्ज है, और उसके जो सर्टिफिकेट हैं वह आपको जो आपका कैश से कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में जो भी आपका सर्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत होती है तो वहां पर वह आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, और मेरे समझ से वो कोर्स फैकल्टी को करना चाहिए। नहीं तो जो उस पर लिटरेचर है, जो खास करके जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट बताया है, जो 7 दिसंबर जो 2021 में जो यूजीसी के वेबसाइट पर 277 पेज का उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं बड़ी ही अच्छे स्कॉलर्स के। देखिए हाँ, वो बुक मैंने देखा सर, मेरे पास है वो बुक।
जी हाँ, तो इस सब को पढ़िए, तो उससे आपका जो है मुझे लगता है जो काफी आपको फायदा होगा उससे। सर एक और है क्वेश्चन कि जैसे हमारा रिसर्च स्कॉलर है और उसने थीसिस लिखते समय अपने थीसिस के कई चैप्टर को पब्लिश करा लिया है एज ए पेपर, तो जब वो पब्लिश कर रहा है बाद में उसकी थीसिस सबमिट हो रही है, तो क्या उसको अपने कंटेंट बदलने चाहिए या फिर साइटेशन देने से काम हो जाएगा? नहीं, मैं वही बताया ना, देखिए यूजीसी की पॉलिसी ही है ना, जो कैंडिडेट एटलीस्ट 2 पेपर तो अपना जो रिसर्च पेपर रिसर्च से संबंधित उसको पब्लिश करे, तो बस साइटेशन देना है, यहाँ पर साइटेशन देना है, उसको साइटेशन देना होगा थीसिस में। हाँ, साइटेशन दे दे और प्रयास करे जितना, देखिए कैंडिडेट का जो कि बहुत तो क्या चैप्टर के रूप में ही पब्लिश कर देते हैं, तो साइटेशन दे दे तो उनके ऊपर कोई मतलब प्लेगरिज्म से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं होगी, साइटेशन मस्ट है। हाँ, उस रिसर्चर का अगर वो सोचे जो हमारा ये साइटेशन H इंडेक्स में कैलकुलेट होगा, वह नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है 20 अप्रैल 2020 का जो यूजीसी का पब्लिक नोटिस है, तो वो नहीं होगा। बाकी सिर्फ किसी भी रिसर्च स्कॉलर ने अगर अपना रिसर्च पब्लिश किया है, ऑफ कोर्स रिसर्च स्कॉलर पब्लिश अपने रिसर्च का ही करेगा, तो उसको साइटेशन दे दे और जितने बार उसने यूज किया उतने बार साइटेशन दे। तो सर क्या उसको लैंग्वेज मतलब अपना वो बदलने की जरूरत नहीं, प्रयास करना चाहिए। देखिए अगर प्रयास करे तो बेहतर है। देखिए जब वो, हम ये मान के चलते हैं, जब वो आर्टिकल लिखा है और रिसर्च का जब फाइनल रिपोर्ट लिखा है, तो उस बीच में कुछ टाइम स्पेन आया है, तो इस बीच में रिसर्च स्कॉलर से ये उम्मीद की जाती है जो अपने को थोड़ा सा इनरिच तो किया होगा, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए। सर एज इट इज लेने की लिमिटेशन मैं पूछ रहा था कि एज इट इज हमको कोटेशन देना है, मान लीजिए एक पैराग्राफ, तो उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी है? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट, आप पूरा पैरा ले सकते हैं। देखिए एक डिबेट चल रहा है, जो कॉपीराइट और प्लेगरिज्म में हम क्या बाउंड्री दें, समझ रहे हैं ना सर? प्लेगरिज्म में तो क्या है, जो हम कोई भी पैरा लिए उसको हम साइटेशन कर देते हैं, और कॉपीराइट में ये है जो भाई हम पूरी की पूरी आर्टिकल जो है, कॉपीराइट का वायलेशन तो तब होगा जब पूरी की पूरी आर्टिकल या पूरी का पूरी किताब हम अपने ले लेंगे, लेकिन इसका कहीं कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है। बस एक ये प्रैक्टिस ये है, जब एक पैरा 2 पैरा तक रहे तो पूरा, इसमें कहीं कोई लाइन है ही नहीं सर, क्योंकि बहुत ऐसे, जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बहुत यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर को प्लेगरिज्म डिटेक्शन करते समय उस चैप्टर को बाहर कर देती है। कोई बुरा बात नहीं है, क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो 100% प्लेगराइज होगी ना, वो तो उसी का है, समझ रहे हैं? इसमें सर कहीं से कोई, बस ये है सिंपल, जो आपको प्रॉपर साइटेशन देना हो, आपका एक पेज का। जनरली देखिए जब हम साइटेशन देते हैं तो एक पैरा ही रहता है, अमूमन एक पैरा या आधा पैरा या 25, 50, 100 वर्ड ही रहता है, बहुत कम होता है जब पूरा का पूरा पेज देना हो। लेकिन ऐसा भी है तो उसको हम साइटेशन दे सकते हैं। अगर ज्यादा है, एक मान लिया गया है जो 2-3 पेज हो गया तो वो कॉपीराइट के अंदर कट आ गया, लेकिन एक क्लियर कट लाइन नहीं है जो 500 वर्ड के पहले प्लेगरिज्म है और 500 वर्ड के बाद जो है कॉपीराइट है, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, सर जैसे एक रिसर्च स्कॉलर है और उसकी सर जैसे पीएचडी मान लीजिए सबमिट हो गई है, और बाद में वो अपने रिसर्च वर्क को, थीसिस को एज ए बुक के फॉर्म में वो कन्वर्ट करना चाहता है, और वो बुक के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या उसका वो कोई एकेडमिक बेनिफिट ले सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन द प्रमोशन? बिल्कुल ले सकता है। देखिए 2 चीज है, एक रिसर्च स्कॉलर अपने, इस चीज को बहुत कंफ्यूजन है, अच्छा कोई नहीं, आप इसको आप लोग सभी लोग देखिए, एक रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ बेनिफिट ले सकता है। एक तो पहले वो रिसर्च आर्टिकल के रूप में ले लिया, जो आर्टिकल 2 आर्टिकल छपा उसका थोड़ा सा कोरिलेट है, जो रिसर्च जो रिपोर्ट है जिसको आप थीसिस कहते हैं वो हो गया। तीसरी बात जो आपने बुक्स के लिए बात कही, लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब रिसर्च स्कॉलर, आपका रिसर्च स्कॉलर या किसी का रिसर्च स्कॉलर, बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर यू योरसेल्फ हो, समझ रहे, कोई भी हो, तो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, रिसर्च रिपोर्ट को जब किताब के रूप में छपा है तो आपका उस पर कॉपीराइट नहीं है, आपके रिसर्च रिपोर्ट पर आपका कॉपीराइट नहीं है, उस पर कॉपीराइट यूनिवर्सिटी का है जहां से आपने पीएचडी किया है। तो आप वहां के रजिस्ट्रार को एक लेटर लिखेंगे, जो मैंने इस सन में यहाँ से इस पर पीएचडी किया है, मेरा जो आपका डिटेल है, एग्जामिनेशन का एनरोलमेंट नंबर, पीएचडी डिग्री की फोटोकॉपी, काइंडली हमें
हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट को या पीएचडी थीसिस को किताब के रूप में छपवाने की अनुमति दें। साथ ही साथ जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर ने जो हमारे लिए सजेशन दिया है उसकी भी कॉपी संलग्न करें, क्योंकि जब आप में से कुछ लोगों ने अभी कर रहे होंगे, नहीं तो साल 2 साल में आप लोग पीएचडी का मूल्यांकन करेंगे। पीएचडी का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें जब रिसर्च रिपोर्ट मांगा जाता है तो उसमें स्पेसिफिक रहता है जो वेदर दिस वर्क इज फिट फॉर पब्लिकेशन और नॉट, है कि नहीं। अगर है तो इसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है तो उस मॉडिफिकेशन को भी सजेस्ट करना पड़ता है। तो आप रजिस्ट्रार से उस यूनिवर्सिटी से जहां से आपने पीएचडी किया हो वहां से पहले आप वहां से एनओसी लेंगे, उसको एक जो आप अपने रिसर्च को छपाइए, और प्राय यूनिवर्सिटी आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर का जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी उपलब्ध करवा देंगे। ध्यान रहे उस आने के बाद उसको आप किताब के रूप में छपवाएंगे, उसके टाइटल में कोई चेंज नहीं करेंगे। एक्नॉलेजमेंट में आपको यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जो हम उस यूनिवर्सिटी के प्रति भी जो आपको एक आभार व्यक्त करेंगे जो हमें उन्होंने किताब के रूप में इसको पब्लिश करने की अनुमति दी, ठीक है ना। बाकी थोड़ा बहुत जो है जो आपको एक्सपर्ट ने जो आपके रिपोर्ट में सजेस्ट किया है या आपको भी जो लगे, लेकिन मेन बॉडी जो है, मेन बॉडी मीन्स टॉपिक और चैप्टर हम तभी चेंज करेंगे जबकि इवैल्यूएटर ने हमको सजेस्ट किया हो तब। अदरवाइज टॉपिक और चैप्टर हम सजेस्ट नहीं करेंगे। अंदर का कुछ आप अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को प्रॉपर एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपको उसी में, आपके एक्नॉलेजमेंट में। और इस पर एक जो कैंडिडेट है, जो भी रिसर्चर है, जो भी टीचर है, उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर वो परमिशन नहीं लिए हैं यूनिवर्सिटी से तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, तो सर अंदर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सेम टू पा सकते हैं। अंदर देखिए, अगर आपका जैसे मान लीजिए 2012 में आपने रिसर्च किया है, 2022 में आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो कुछ डाटा अगर चेंज हुआ है, लेटेस्ट डाटा आप दे सकती हैं। चेंज आप बिल्कुल वही करेंगे जो कि आपके एग्जामिनर ने सजेस्ट किया है पीएचडी इवैल्यूएशन के समय, और उसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। जहां भी जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो रिपोर्ट कंट्रोलर के पास जहां भी है वहां पर सुरक्षित रहता है, आपको मिलेगा वो। ये यूजीसी का गाइडलाइन है, सबको देना चाहिए। हाँ सर, टाइम गैपिंग के आधार पे अगर रिलेवेंस में कोई अंतर आए तो उसको ऐड नहीं किया जा सकता है? वही तो मैं बताया ना, वही तो मैं कहा भी ना, जो कुछ अगर टाइम गैप हो गया और उसमें कुछ डाटा वगैरह चेंज हो गया तो उसको तो करेंगे ही ना। उसको बजाते आपको जो भी चेंज करेंगे थोड़ा बहुत अपने मन से, उसको प्रॉपर प्रीफेस में आपको देना पड़ेगा। सब चीज एकदम लाना पड़ेगा आपको, कहीं से कोई ये नहीं रहे, ताकि कभी भी कोई इंक्वायरी हो। और खास करके आप लोगों को एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर दूं, आज के जमाने में जब भी आप अपना कोई पब्लिकेशन किसी को, किसी भी जर्नल्स को पब्लिश करने के लिए मेल करें या किसी भी रूप में भेजें, तो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग उतना ही करें जितना कि आप अपने मार्कशीट की करते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब प्लेगरिज्म के समय में रिकॉर्ड कीपिंग वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोई जो साइंस डिसिप्लिन के होंगे इसमें जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, जो पीयर रिव्यूड जर्नल है उसमें 3 महीना मिनिमम टाइम स्पेन है आर्टिकल छपने का, समझ रहे हैं ना। और अगर पीयर रिव्यूअर की उपलब्धता नहीं है तो वो ज्यादा भी टाइम हो सकता है। तो अगर आपने सपोज किया जनवरी 2021 में कोई आर्टिकल दी पब्लिश होने के लिए और वह दिसंबर 2021 में प्रिंट हुआ, ठीक है, और कोई आपका दोस्त जो आपके साथ है, आपकी आर्टिकल को ही आपसे पता ही नहीं चला, आपके पेन ड्राइव से उसने कॉपी कर लिया और उसकी आपने सबमिट किया है जनवरी 21 में, और उसने उसी आर्टिकल को बाजारू जर्नल से 2021 फरवरी में करवा लिया, ठीक है। आपकी आर्टिकल जब प्रिंट हुई तो डिपार्टमेंट में उसने कंप्लेन किया, जो सर मेरी आर्टिकल तो 2021 फरवरी में प्रिंट हुई है और इनकी दिसंबर में हुई है, इन्होंने मेरे आर्टिकल को प्लेगराइज किया है, ठीक है ना। तो प्राइमा फेसी आप विक्टिम हो गए।
लेकिन इसीलिए डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी पैनल से ये उम्मीद उसके प्रॉपर गाइडलाइन में है, जो आपको बुलाया जाएगा तब जाके वहां आप मेल वगैरह जो डॉक्यूमेंट है उनको पुटअप कीजिए। जो सर मैंने ये आर्टिकल तो 2021 में ही भेजी थी, उसमें पीयर रिव्यू का प्रोसेस चला, क्योंकि 2021 से अगर दिसंबर 12 महीना किसी पब्लिशर ने आपके आर्टिकल को रोका है तो 2-4 बार आपसे वो मेल करेगा, वो कहेगा जो पीयर रिव्यूअर का ये है इसमें आप इसमें संशोधन कीजिए। वो सब मेल जब ले जाएंगे तो वो विक्टिम हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। हमारी बात आगे में समझ में, रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्लेगरिज्म से अगर बचना है तो 2 ही चीज है, कुछ नहीं है। एक प्रॉपर साइटेशन, दूसरा प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। अदरवाइज मैं बता दूं आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो चूंकि आपकी तरह ही बार बार सिद्दीकी साहब हमको मौका दे देते हैं और हम प्लेगरिज्म पर 20-25 मिनट बोलते हैं, तो कॉलेज के जो हमारे टीचर हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर उसका प्रमोशन हो गया है, वो हमारी आर्टिकल से प्लेगराइज है, गलत या सही, समझ रहे हैं ना। तो इसका गलत ढंग से यूज करना शुरू कर दिए हैं सब। जो आजकल तमाम जो आपके जो मतलब तमाम प्रकार के लोग होते हैं ना, जो आपके प्रगति से कहीं ना कहीं वो दुखी रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है जो आप प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करें, क्योंकि आने वाले समय में एकेडमिशियन में ये चीज होगा, जो एक दूसरे को प्लेगराइज। अभी ही देखिए अच्छे अच्छे लोगों का दिया जाता है जो भाई पूरा का पूरा उनका थीसिस ही प्लेगराइज है, सांसद में स्टेटमेंट दे दिया जाता है और मतलब लोकसभा में, और फिर बाद में वो भी ड्रॉप हो जाता है। मैं ये नाम यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं है। और कोई क्वेरी सर? आगे फर्दर मेरी क्वेरीज वही थी इसी क्वेश्चन से कि उस बुक को पब्लिश करा लेने के बाद उस बुक का जो प्रमोशन में बेनिफिट मतलब मिलेगा कि नहीं, एज जैसे मान लीजिए उस बुक का आप कोई भी देखिए, उसमें क्या हुआ ना, आपने जो चीज देखिए रिसर्च भले उस पर कॉपीराइट यूनिवर्सिटी का है, आपको उसने परमिशन दे दिया, यूनिवर्सिटी आपको पब्लिश करवाने के लिए 1 पैसा नहीं देगी, ठीक ना। लेकिन अगर उससे आपको कोई रॉयल्टी मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रॉयल्टी लीजिए, आप प्रमोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर आप इस चीज को समझिए ना, जो आपका मेहनत था, मेहनत के बदले यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी, ठीक है, कॉपीराइट उसका हुआ। आप उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, आपने उनसे याचना की जो प्रभु हमें सर ये हमें दे दीजिए इसका पब्लिकेशन कराने का अधिकार, तो पब्लिकेशन कराने का अधिकार तो आ गया उसमें आपके पास है। आप चाहे तो यूनिवर्सिटी को एज ए अलमुनाई आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आजकल तो यूनिवर्सिटी कॉलेज सब एकदम दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, जो कहाँ से हमें ग्रांट मिले तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लीगली आपके ऊपर एकदम कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं sir, I am from a legal field, that is law, sir. Yeah. Yes, sir, the problem we law people faces is that whenever we are writing an article or any thesis, we have to quote the Constitution section articles. So when we are checking for plagiarism, it shows because it is a commonly quoted words. So our research scholars, and when I was also a research scholar, we face the same problem. So we don't know. We teachers also don't know what to do with this. This is not your problem. It's problem of all law academician. Okay. If you see the slide as shown by me, all generic words, law, standards, whatever the law quoted by you should be omitted from the similarity index. Yes. These things are clear-cut mentioned in the Government of India plagiarism policy. You should delete this. You should at least untick it. Generic terms, law, standards. Though I have shown you 3 points now. So already there will be no any problem if you just scroll the screen when you click on your result. Just untick all the quoted work, all the law standards, whatever you have quoted. Just untick it. There will be no problem. Okay. Okay, सर एक क्वेरी Hmm. जी सर, अगर मैं कोई अपना पर्सनल जो है जनरल अगर जो है पब्लिश करना चाहता हूँ तो उसके लिए सर राइसेशन के लिए क्या करना होगा?
ISSN के लिए आप ऐसा है ना, इंडियन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सीरियल नंबर है, उसको आप राजा राम मोहन राय फाउंडेशन जो है कलकत्ता में, ठीक ना, वो ISSN नंबर देती है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाइए, वहां आपको ISSN के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ठीक ना। ऑनलाइन फॉर्म भरिए, और आपका अगर जनरल का कुछ इशू पब्लिश किया होगा आपने, निश्चित किया होगा आपने 1-2 इशू, तो उसका जो कंटेंट पेज है, जो उसका एडिटोरियल बोर्ड है, वो सब उस पर आप अपलोड कीजिए, और विद इन अ वीक आप उससे रिस्पांस आप मिलेगा आपको। अगर राजा राम मोहन राय फाउंडेशन पर नहीं जा सकते हैं तो सिंपल गूगल पर टाइप कीजिए हाउ आई कैन गेट ISSN नंबर, ठीक ना। तो उस पर राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का RRLF, राजा राम मोहन राय फाउंडेशन, उसमें आप, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये संचालित होती है, पब्लिक लाइब्रेरी को एक्सटेंड करती है। तो ISSN नंबर और ISBN नंबर दोनों यहीं से होता है। तो ISBN नंबर में तो वो सब पब्लिशर सब, चूंकि बुक का आ गया तो पब्लिशर इन्वॉल्व है, लेकिन जनरल्स में चूंकि ये कोई भी फैकल्टी कर सकती है, कोई भी डिपार्टमेंट कर सकती है, कोई भी एकेडमिक सोसाइटी कर सकती है। तो इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कीजिए, विद इन 7 डेज आप रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। अगर इन केस मुझे इस प्लेटफॉर्म से कहने में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जी सर। हालांकि होगा नहीं हो जाएगा, कई लोग जी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, राजा राम मोहन फाउंडेशन रिलेटेड टू गिविंग ISSN नंबर, मेकिंग फिल्म, ये ऑब्जेक्टिव होंगे इस तरह से। तो आपने अच्छा सवाल पूछा, मुझे भी आइडिया लग गया कि कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। तो आप नोट करते रहिएगा प्रोफेसर BK सिंह जी ने जो बताया है। जी। और ये बहुत सर, एक चीज मैं भी जानना चाहता था, अभी जो इनिशियल पॉइंट पे जो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती है, तो मैंने those who have submitted form for assistant professorship, they asked me why they are not including marks API with paper which you have been published in edited book. तो इनिशियल पॉइंट पे एडिटेड बुक में जो पेपर पब्लिश होता है तो उसका API नहीं काउंट हो रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ when you are going to selection committee for associate professorship, then there is some column for a book which has been published under मतलब as a editor. तो ये ऐसा क्यों किया गया है कि इनिशियल पॉइंट पे वहां पर 3 पॉइंट दिया है, जर्नल में 10 पॉइंट दिया है, एडिटेड बुक में लोग पेपर अपना नहीं देते हैं और जर्नल में भेज देते हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं देखिए सर, ये तो बिल्कुल, तो ये पॉलिसी है ना। देखिए मैं अब इसमें अब क्या इस प्लेटफॉर्म से बहुत पेपर सर आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग में हाँ नहीं बहुत ऐसा है। देखिए UGC जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो रिक्रूटमेंट में दुनिया भर का जो ये बवाल हो रहा है, इसके लिए UGC ही जिम्मेदार है। वो हमेशा पॉलिसी चेंज करती है। जब 16 से 18 तक देखिए तो उसमें ये सब चीजें थी। और ये होता क्या है, जैसे अभी हम बताए थे अभी 15-20 मिनट पहले, जब केयर लिस्ट की बात हुई थी, तो स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है, वहां तो ठीक है, लेकिन स्कोपस में अभी भी कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो कि बिल्कुल बाजारू जर्नल्स हैं। तो ये जो पॉलिसी बनाने वाले हैं ना सर, वहीं से प्रॉब्लम है। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है पॉलिसी बनाने, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना, जो मैक्सिमम 5 आर्टिकल ही पहले था सर। देखिए इससे 2016-17 में था जो आप उसमें 40 स्कोर तक जाते थे, अब हो गया जो मैक्सिमम 5 आर्टिकल वो भी जनरल्स का होना चाहिए। तो अब तो एडिटिंग का यहाँ ले ही नहीं रहे, तो वो तो एक देखिए स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से 90% 80% लेकर आए, हमारे यहाँ के बच्चे तो कोरोना काल को छोड़ दीजिए तो पहले बेचारे 60% पे तो देते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। तो वो तो भाई उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में जहां पर की डिग्रियां बांटी जा रही हो, वो बच्चे सब आ जाएंगे हाई स्कोर लेकर के। तो ये तो सर बिल्कुल नहीं सर, एक पेपर, एक कोलकाता का एक स्कॉलर है, तो मेरी एक्सपीरियंस में बुक अभी आएगी, 10 दिन बाद आ जाएगी मुझे लगता है। इब्राहिम रिजवी साहब का भी पेपर है उसमें, तो वो लड़का कह रहा था सर उसमें पॉइंट तो हमें मिलेंगे नहीं, भले आप स्प्रिंजर में छापे या कहीं छापे, मैं कहीं जर्नल में दे देता। नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा जी। और किसी को पर्सनल क्वेश्चन है सर? राकेंद्र, यू वांट टू से एनीथिंग? Sir, calculation of the API and research score for the post of assistant professor. Yeah. हाँ सर, उसमें एक कॉलम है अवार्ड्स का, जिसमें इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स दिया है, गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल बॉडीज, तो सर इसमें कौन कौन से संस्थान आएंगे? देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेरी है ना जिसका एक लाइन में कोई जवाब नहीं दे सकता। समझ रहे हैं? बड़ी ऑनेस्टली बताऊं, ये डिपेंड करता है आजकल अवार्ड का मतलब क्या है। समझ रहे हैं ना? आजकल कैसे अवार्ड मिल रहा है आप समझ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है बिल्कुल इसमें कोई, क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जैसे प्लेगरिज्म को लेके पॉलिसी आ गई भाई, ऐसे स्क्रीनिंग को लेके ये अवार्ड में आपने 2 नंबर 3 नंबर दे दिया, वहाँ ये भी मेंशन, जैसे आपने जनरल में कह दिया जो केयर लिस्ट हो या पीयर रिव्यू जनरल, वैसे अवार्ड में भी कर देते ना। अवार्ड में तो आपने एजेंसी का नाम को हाईलाइट किया नहीं, नेशनल ना इंटरनेशनल ना रीजनल किसी एजेंसी को। अब कायदे से तो भाई जो भी अवार्ड है कोई ना कोई हमें वो मैनेज करना है। हमें तो लगता है ये चीज मैनेज के लिए ही दिया गया है। जो भी चीजें हैं रीजनल से लेकर इंटरनेशनल तक जो भी सर्टिफिकेट लगा है उस अनुसार सबको नंबर देते हैं। हमें लगता है कि कभी कभी विवाद से बचने के लिए बेहतर है जो एक कॉमन फार्मूला बना लिया, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड भी इन दिनों में आप देख रहे हो, यहाँ से हम क्या बोले कि कैसे मैनेज होता है। तो या तो अवार्ड कॉलम ही हट जाए, या अवार्ड है तो स्क्रीनिंग वाले को इतना लिबरल होना चाहिए कि भाई जो भी अवार्ड है अगर रीजनल है तो मैक्सिमम जितने पॉइंट्स है उसको दे दीजिए, क्योंकि विवाद तो इसमें सब है। क्यों? इसमें कोई आया ही नहीं ना, गाइडलाइन ही नहीं है। अवार्ड शब्द लिख के छोड़ दिया गया, गाइडलाइन है ही नहीं इसमें। थैंक यू सर। हाँ, और कोई? हाँ, यस सर, हेलो सर, मैं डॉक्टर पुरी शेट्टी सर, ये थक्कर महावीर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। सर ये पता करना था, जैसे कि हमें जो हम अपना पेपर हमने पब्लिश करवाना चाहते हैं सर, तो उसके लिए जैसे ABDC है, ठीक है, या स्कोपस है, तो उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा कि जिसमें हम अपना मतलब ABDC में या स्कोपस में कंपेयर करना चाहें तो कौन सा उसमें मतलब, या तीनों में जो आ जाए वो हमें कैसे लिस्ट कैसे मालूम चलेगी कि सबसे बेस्ट क्या रहेगा जनरल जिसमें हम पब्लिश करवा सकते हैं सर? नहीं, आपका क्वेरी शायद ये है, जहां तक थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हुआ आवाज, लेकिन मैं जो समझ पाया, जो आप किस साइटेशन इंडेक्स में लिस्टेड जर्नल में आप अपनी आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं, यही क्वेरी है ना? जी सर, जी सर, जी सर। तो देखिए, आप किसी में देखिए स्कोपस ऑफ कोर्स द बेस्ट है, समझ रहे हैं ना? स्कोपस बेस्ट है, दूसरे नंबर पर वेब ऑफ साइंस आता है, तीसरे नंबर पर सब है। तो स्कोपस, हालांकि आपको मैं बताऊं, अप्रैल 2021 में एक स्टडी हुआ है, उसमें पाया गया जो स्कोपस में भी पिछले 5 साल में 3% ऐसे आर्टिकल हैं जो कि प्रीडेटरी जर्नल से लिए गए। जी सर। स्कोपस बेस्ट है, दूसरे नंबर पर वेब ऑफ साइंस है, और बाकी सब है जो भी आपको मैंने बताया। इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, JCR है। अब जैसे केमिस्ट्री का ऑफ कोर्स जो साइंस फाइंडर का जो कवरेज है, और साइंस फाइंडर को पूरा स्कोपस भी कवर हुए, ठीक है ना सर? इसमें जो हमारा साइकिल बढ़ता है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है? आपकी आवाज प्रॉब्लम है कुछ, आवाज सर आ रही है सर? हाँ, चलो सर, कहते हैं ऐसे साइटेशन जैसे हमारा जो इंक्रीज होता है तो वो कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं? कैसे हमारा साइटेशन जैसे हम अपना हमने उसमें डाल रखा है, कोई दूसरे व्यक्ति इनकी गूगल स्कॉलर पे डालिए आप, गूगल स्कॉलर पे डाउन करके और उस पे अपलोड करिए, और ऑनलाइन जो जर्नल्स हैं उसी का साइटेशन मिलता है, ऐसे तो मिलता नहीं। तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? ऐसे हमने गूगल स्कॉलर पे डाला है तो कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उससे ऑटोमेटिक साइटेशन आ जाएगा, जब उससे मैटर लेगा तो आएगा? नहीं, जब वो आपको देखेंगे और आप अपने पेपर में आपको साइटेशन आपका करेंगे तब आएगा। नहीं, जैसे उन्होंने हमसे जब देखा और देख के उन्होंने अपने पेपर में हमारे पेपर का जिक्र करा तो साइटेशन तब वो आएगा, और उनका भी जर्नल जो है वो ऑनलाइन हो। अच्छा, उनका भी ऑनलाइन तभी आएगा सर? ठीक है, थैंक यू सर। प्रयोग हो गया इसे करें। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट आप रहें, 1 सेकेंड, नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, सिद्दीकी साहब 2 मिनट बस। कोई बात नहीं। अरे आज के दिन में, आज के जमाने में निराला जी भी होते, हरिवंश राय बच्चन जी होते और मैगजीन में छपते, तब भी उनका API नहीं काउंट होता, यूनिवर्सिटी उनको कॉल नहीं करती, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और हमारे एक हैं बेसिक में टीचर हैं, वो एडिटर हैं जर्नल के, हमारे 2 रिसर्च स्कॉलर जाकर वहाँ पेपर पब्लिश करा लाए, कहा कि UGC लिस्टेड जर्नल है,
और वो बेचारे हमारे पास फोन करते रहते हैं जर्नल को, कैसे, हमने कहा ये कौन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, कह रहे मैं ही हूँ। तो हमने कहा आप तो वहाँ टीचर हो गए थे, कह रहे मैं एडिटर हूँ और मेरा जर्नल जो है हिट चल रहा है और 3 साल पहले भी मैं छाप सकता हूँ, अगर किसी वजह से आपने नहीं छपा है 2007-16 से पहले का भी आप चाहते हैं तो मेरे पास स्कोप है। तो अब आप बताइए कि अब समझ लीजिए कि यूजीसी क्या लिस्ट में, और हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी जर्नल के लिए लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता। तो एक बड़ी समस्या तो है ही है। हाँ हाँ, अब आ गया, चूंकि वो मोबाइल का नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ बताएं, अब आपकी शायद हमारे नेट में प्रॉब्लम नहीं हो गया, बताएं अब आपका कोई। हाँ पहले सर एक समस्या और भी आई थी कि नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन, अब जैसे थाईलैंड में आप पब्लिश हो गए तो वो इंटरनेशनल हो गया, और न्यू दिल्ली से आकर आप छप रहे हैं तो नेशनल हो गया। तो कभी कभी ये आदमी ये नहीं देखता है कि पब्लिश क्या हुआ है, बल्कि ये देखता है कि कहाँ पब्लिश हुआ है। यानी बर्मा और वहाँ नेपाल में छप गए तो आप इंटरनेशनल हो गए, न्यू दिल्ली में आप छपे तो नेशनल हो गए। देखिए सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जो अच्छे जो इल्सवेयर वगैरह के जर्नल हैं उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है जो इंटरनेशनल जर्नल एंड पीयर रिव्यूड जर्नल। और हमारे यहाँ जब 16-18 में महीना ही दूंगा, बहुत जगह कॉलेज में जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो वो इंटरनेशनल जर्नल में जो आर्टिकल रियल में जो स्कोपस वेब ऑफ साइंस साइटेड आर्टिकल जो छपी उसको लोगों ने नहीं माना। और जो यहाँ मम्फोर्डगंज में जर्नल जिस पर लिखा हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस ए पीयर रिव्यूड जर्नल, उसमें पीयर रिव्यूड जर्नल लिखा था तो उस पर पॉइंट मिल गया। ये तो बड़ी मतलब एक विचित्र स्थिति है जिसका क्या बता जाए, कोई समाधान नहीं। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छा लगा और बहुत आज इंटरेक्शन भी हुआ, लेकिन मैं अपने पार्टिसिपेंट से बताना चाहता हूँ, और खास तौर से आज के जो रिसोर्स पर्सन है हमारे बड़े भाई प्रोफेसर बीपी सिंह सर, तो आज मैंने रिकॉर्डिंग में इसीलिए नहीं लगवाया था आपके लेक्चर को, खुल के बातें होंगी। तो मैंने अर्जुन से कह रखा था कि आज का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा, हालांकि उसका बटन भी काम नहीं कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी का अकाउंट है वो बंद हो गया है, जो पेड हमको लगता है कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो लेकिन ये सब ऐसे मसले हैं कि इस पर बड़ी सीरियस चर्चा होनी चाहिए। अभी जब NIRF रैंकिंग होती है तो साइटेशन पे ही सब कुछ होता है। और मैं उत्कर्ष जी से बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, दिव्या है, इनके यहाँ डिफेंस में भी बहुत से लोग हैं, बड़े डिपार्टमेंट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, वहाँ पर जो 60% पॉपुलेशन, 60% जो स्टूडेंट हैं, 50% एटलीस्ट वो हिंदी मीडियम में PhD हो रही हैं, और उनके पेपर जो पब्लिकेशन है वो भी हिंदी मीडियम में जा रहे हैं, तो उनका भी साइटेशन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो यानी जो जब तक थीसिस डॉक्टरेट वर्क या रिसर्च वर्क इंग्लिश में सर्कुलेशन उसका नहीं होगा, उसको पब्लिश नहीं करेंगे, तो उसका लाभ यूनिवर्सिटी को और हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं मिल रहा है। तो कोशिश ये करिए, भले ही हिंदी का ही काम क्यों ना हो, उसको ट्रांसलेट करके इंटरनेशनल फोरम पे उसको ले जाएं ताकि उसको साइटेशन आपके मिलें। और ज्यादातर लोग जो है गूगल स्कॉलर पे अपना अकाउंट वगैरह तो खोल ही लीजिए ताकि रिसर्च के डोमेन में रहें। नहीं सर, मैं बताऊं, आपने बड़ी अच्छी चीज अभी याद दिलाई। मैं सभी लोगों से, जैसे कि आपने बताया ना, हो क्या रहा है, जो अब जो NIRF वगैरह रैंकिंग कर रही है, जो आपके डाटा पर बहुत आश्रित नहीं है, वो सब डाटा अपने आप ले रही है वो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ सभी लोगों, जैसा कि सिद्दीकी सर ने भी बोला, जो आप लोग गूगल स्कॉलर, विद्वान, सबसे पहले तो आप विद्वान में जो इनफिलिमनेट का है, विद्वान में अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है IRINS, इससे IRINS जो है, इसी से पूरा डाटा जो इनफिलिमनेट के द्वारा मेंटेन हो रहा है। आप पहला कीजिए, विद्वान डाटाबेस में अपने को इनरोल कीजिए, UGC के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जैसे हम लोग लगे हुए हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ सर अभी 40% लोगों ने विद्वान डाटाबेस में नहीं किया। तो जब आप रिसर्च, क्योंकि क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है, पूरा जो है आपका इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से पूरा जितना यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, रिसर्च की फंडिंग है, क्या इम्पैक्ट फैक्टर में छपा, कितना H इंडेक्स है, सबको उसी से इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क से ले रही है, इनफिलिमनेट से। तो सब लोग पहले आप विद्वान डाटाबेस में इनरोल कीजिए, जो भी जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो, और विद्वान डाटाबेस में होंगे तो हम लोगों को बड़ी आसान होता है माइग्रेट करने में। लेकिन अब विद्वान डाटाबेस में क्या, आपका हर एक पब्लिकेशन जाएगा उस पर, सब चीज को करना है।
और वो जब तक नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ NIRF वाले भरते रह जाएंगे डाटा, कहीं कोई रैंकिंग नहीं सुधरनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास है सब चीज, हम नहीं कर पा रहे। इसको तो सब लोग, आप विद्वान में तो एकदम आज ही इनरोल्ड होइए आप लोग, एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में अपने को रजिस्टर्ड करवाइए और विद्वान डाटाबेस में अपने को जाइए। हाँ सर, हाँ हाँ और सर जी विद्वान डेटाबेस जो आप बता रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस होता है? यूजीसी की साइट पे जाके मतलब हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है? नहीं, आप इनफ्लिबनेट साइट पर जाएंगे, इनफ्लिबनेट INFLIBNET, इनफ्लिबनेट INFLIBNET के साइट पर जाएंगे तो सब उसमें लिखते रहिए। INFLIBNET, इनफ्लिबनेट INFLIBNET, इनफ्लिबनेट। इस साइट पे जाना होगा सर हमें पहले से? हाँ, इस साइट पर जाएंगे तो उसमें मेजर एक्टिविटीज में विद्वान आएगा आपको, मेजर एक्टिविटीज में विद्वान, और विद्वान पर जैसे देखिए उसकी बड़ी अच्छी विशेषता है, जो आप एक सीटिंग में उसको नहीं भर पाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले अपना बायोडाटा दीजिए, फोटो दीजिए, देन अपना पब्लिकेशन, फाइनल सबमिशन आपको जैसे टाइम मिले 15 दिन 20 दिन में पूरा कर दीजिए, सब चीज को उसमें दे दीजिए। और एक बार आपने भर लिया तो अब देखिए आने वाले समय में जो एक्सपर्ट वगैरह का सिलेक्शन होगा वो सब विद्वान डाटाबेस से ही होगा। वो गवर्नमेंट बहुत, जैसे देखिए अब जो है शोध गंगा पर थेसिस हमारे डाटा को नहीं, वो 2024 से वो कर दी, जो हम डायरेक्ट शोध गंगा के ही पोर्टल से ले लेंगे। तो सर तो इसीलिए हाँ सर, इसमें जैसे जो आप बता रहे हैं साइड विद्वान में, इसमें इंडिविजुअल को फायदा होगा या कैंपस को फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा। अच्छा। इंडिविजुअल को ये फायदा होगा जो आपकी वाइड पब्लिसिटी होगी, समझ रहे हैं ना। अभी तक क्या होता था ना, जहाँ एक्सपर्ट का नाम 10-15 हमने दे दिया वाइस चांसलर को, उससे ठीक होके चला जाता था। लेकिन आने वाले समय में अब यूजीसी मैंडेटरी करने जा रही है जो उसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो कि विद्वान डाटाबेस में इनरोल्ड हो। अच्छा सर, तो उसमें तो आप सभी लोग विद्वान में अपने को इनरोल कर ही लें, एकदम कीजिए, विद्वान में कीजिए, और उसको उसी से आपकी जो भविष्य आपका उसी पर है। दूसरा कौन सा बताया सर आपने विद्वान के अलावा? दूसरी भी आप बता रहे थे कोई साइट जिसमें विद्वान, जैसे गूगल स्कॉलर है, गूगल स्कॉलर विद्वान इम्प्लीमेंट, इस पर देख लीजिएगा, बहुत सारे हैं मैट्रिक्स, जो रिसर्च मैट्रिक्स बहुत हैं। लेकिन हमारा ये मानना है जो पहले अपने पर तो होइए, पहले अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज है उस पर तो होइए सर। अच्छा, जैसे सर मैं मैथ ग्रुप से हूँ सर, मैथमेटिक्स ग्रुप से हूँ, तो उसके लिए कौन सा ऐसा एक ग्रुप होता है, मतलब कम्युनिटी होती है जिससे हम ऐड हो सकते हैं, जिसमें जैसे मैथमेटिक्स सोसाइटी हो कि जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाएं? जी, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? सर मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। अच्छा, तो वहाँ एक इन्फ्लिबनेट से एक रिसोर्स मिलता है, मैथसाइनेट, MATHSCINET, मैथसाइनेट। अच्छा, मैथसाइनेट। हाँ, तो इसमें आप जो वहाँ पर कोई अगर DU में चले जाएंगे वहाँ मिल जाएगा, जैसे हम लोगों के यहाँ है। तो मैथसाइनेट पर जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो एक्टिविटीज हैं, जो पब्लिकेशन वगैरह है, उस पर सब आता रहता है। तो सर हमें वो इनरोल कैसे होगा सर मैथसाइनेट पे सर? ना, इनरोल नहीं, उसमें आप इनरोलमेंट का नहीं है, वो यूजीसी के द्वारा उसी यूनिवर्सिटी को दिया। या तो अपने यहाँ मैथसाइनेट को आप तीर्थंकर अब उतना बजट दे पाई कि नहीं, सब्सक्राइब करवाइए, या जिस यूनिवर्सिटी में आपके नियर बाय तीर्थंकर, तो वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नजदीक होगा ना सर? दिल्ली भी है, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी भी है। रुहेलखंड में तो नहीं है, रुहेलखंड में मैथसाइनेट नहीं है। मैथसाइनेट कभी इलाहाबाद आइए तो हम आपको यहाँ इनरोल कर दें। तो इलाहाबाद में सर आना जरूरी होगा या वो हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, उसको आके ही होगा सर? हाँ, ऑनलाइन एक बार हमें मेल कर दीजिएगा, आपका डिटेल सब देखते हैं, क्योंकि उसको उसमें। लेकिन बाकी जो है ना आपका, देखिए ये सब जो है, देखिए कोई डिसिप्लिन वाइज वहाँ रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, मैथसाइनेट में आपको रिसोर्सेस मिलेंगे, लेकिन आपका जो कैटेगराइजेशन होगा, जो आपका जो इंडेक्स वगैरह होगा, वो तो इसी से आएगा। आपका गूगल स्कॉलर हुआ, विद्वान हुआ, वो तो आएगा सर, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक्टिविटी तो प्लान करनी पड़ेगी ना सर। एक्टिविटी जैसा बता रहे हैं कि जो आते रहते हैं मैथसाइनेट पे आते रहते हैं,
हाँ हाँ, मैथ साइनेट पर वैसे हो आप। सिंपल ये है ना, जैसे इसके लिए मैथ साइनेट है, और गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए गूगल का जो सर्च है इन दिनों में बहुत बेहतर है, आप उससे सर्च कर सकते हैं। तो सर प्लीज आपका नंबर मिल जाएगा सर, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर लिए उसके। अरे मैं हूँ, बैठा हुआ हूँ, नंबर दे दूंगा। कोऑर्डिनेटर है ना। जी जी सर। पूरब में कहावत है, गांव बसा नहीं कि डकैत आ गए। पूरब में ये कहावत बहुत प्रचलित है, गांव बसा नहीं कि डकैत आ गए। अरे भैया हमारे बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। भाभी जी बार बार बुला रही, चाय वाय पीने देंगे, 2 बजे से बेचारे बोल रहे हैं लगातार। जी जी सर, जी जी सर। हैं? और आज ये बताइए डॉक्टर साहब कि कितना जरूरी लेक्चर था कि नहीं था, कि शुरुआती टाइम में, यानी सेकंड पहला दिन है, कल इनॉग्रल था, आज पहला दिन है, तो मैंने सबसे पहले अपने चीफ लाइब्रेरियन साहब को बुलाऊं। और सबसे बड़ी बात कि एक इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं बता, इरिटेट नहीं होते। सबसे बड़ी बात आप समझिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन्होंने भी लाइब्रेरियनशिप कर ली, पूरे विश्व में कहीं दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी आप पकड़ा दीजिए, बहुत स्मूथली लेके चला सकते हैं ये। तो आप समझ लीजिए कि आप भारत के सबसे बड़ी लाइब्रेरी उस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे जहां पर 26,000 स्टूडेंट हो, केवल 275 टीचर्स हो, और लाइब्रेरी में भी बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है। लेकिन जब से प्रोफेसर साहब आए हुए हैं BHU से, तब से इन्होंने लाइब्रेरी को एकदम पूरा ड्रास्टिक चेंज नजर आता है, बहुत सारी चीजें लाइन पर आ गई। और आज का ये लेक्चर मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत सारे टर्म आपको मिले, नई जानकारियां मिली, और इसको बहुत कायदे से समरी बनाइएगा। और इसमें जब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होंगे श्वेता जी, तो इसमें से सवाल भी पूछे जाएंगे। और मैं बीच में चूंकि ट्रैफिक में था, ये आप कुछ किस्मत है कि मैं पूरे उसमें नहीं, अदरवाइज मैं खुद भी नोट करता हूँ, मुझे ज्यादा सवाल मिल जाते क्योंकि मैं नहीं जोड़ पाया बीच में। इसलिए मेरे पास जो लिमिटेड जानकारी है उसी में से अपने प्रश्न बनाऊंगा और उसका टेस्ट होगा। तो सर रियली मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जबकि 26 तारीख को शायद आपका कोई प्रोग्राम भी था, 28 का आपका शेड्यूल में था, उसके बावजूद आपने उसको एडजस्ट किया। इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर UGC HRDC आई थैंक यू सर। और कॉन्फिडेंस इसलिए भी था कि आप चूंकि यूनिवर्सिटी के हैं और हम लोगों के टीचर के हैं, और अच्छा लगा कि आप आए। और ये बच्चे जो है उन्होंने कहा था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ PDF प्लेगरिज्म रूल्स और उससे रिलेटेड अगर होगा तो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं इनको जाने से पहले दे दूंगा। या कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगे कि इनके काम आ सकता है तो मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर राकेंडू, she is from Kerala and she is also taking interest. Whenever I call Dr. Rakendu, and she regularly she is available here because I have taken some screen shot, and I've taken today I have taken a random attendance also, and there are some 8 to 12 candidates are missing. I think I will call personally because there are 35 candidates and some person and some फैकल्टी मेंबर आर नॉट हियर। तो आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के पूरी तरह से फुल टाइम देके इसको करिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी दक्षता जो मॉड्यूल है उससे रिलेटेड ही लोगों को लाया जाएगा। अदरवाइज ज्योग्राफी के तो मेरे पास जखीरा है, वो सब क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आके बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि जो हमारा मॉड्यूल है उन्हीं सारी चीजों को हम लोग सीखें और बाद में और लोगों को भी हम लाएंगे। और इसी तरह से आप यहाँ पर बने रहिए। और क्योंकि मुझे इसलिए भी कॉन्फिडेंस है कि आप लोग ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी से और सारी चीज़ों से अवेयर हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कभी मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे शर्मा जी के टाइम पे मैं जुड़ा रहा लेकिन लास्ट में नहीं जुड़ पाया, तो मुझे लगता है कि वोट ऑफ थैंक्स वगैरह आपका हो गया, उनको आपने किया होगा। तो बहरहाल सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि बीच में एक बार आपसे फिर इंटरेक्ट करेंगे किसी मौके पे। और थैंक यू वेरी मच सर। और आपने थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर प्लीज शेयर योर नंबर एंड मेल आईडी। हाँ मैं अपना PPT शेयर कर दूंगा सर, आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू तो आज का दिन ठीक रहा भाई, बढ़िया था। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। यस सर। सर हम लोग सर आश्चर्यचकित हो गए कि सर ने 2 बजे जो माइक अपने हाथ में लिया है और सर मेरा वो 5 बजे तक माइक चला है।
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सर परंपरा जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा उन्होंने जो है पूरी दिखा दी सर। आज फिर से एक रिमाइंड आगे की, जैसे हम लोग सर क्लास में लेक्चर करते थे, तो डॉक्टर मनमोहन कृष्णा सर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में वो एक बार लेक्चर स्टार्ट कर लेते, तो लेक्चर फिर कितने बजे एंड होगा किसी को नहीं पता होता था। तो आज भी सर उन्होंने इसी चीज को रिमाइंड करा दिया हम लोगों को। तो एक दिन मनमोहन जी को भी ले आऊंगा, उनको भी लाऊंगा मैं। ठीक है सर, जरूर से सर, जरूर सर। हाँ, और जब वो लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं ये बात उनको बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। नहीं सर, तो फिर डांट हम खा जाएंगे सर। नहीं नहीं, आपका नाम नहीं बताऊंगा ना, मैं उत्कर्ष का बता रहा हूँ। तो उत्कर्ष अपने आप बता देंगे कि मैं नहीं, ये हम नहीं बताएंगे। तो आप भी समझ लीजिए कि मैंने कोई टेंटेटिव वो नहीं बताया, ये सारा प्रोग्राम मोबाइल पे चल रहा है, जो अवेलेबल है उसको मैं लिंक भेज देता हूँ कि आप आ जाइए। बहुत से लोग 15-20-25 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं, हमको अचानक कहा गया कि इस कोर्स को आप रन कर दीजिए, जबकि मैं भी 15 तारीख को हैट्रिक से हटा हूँ। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में बड़ा काम है, लोकेशन में अभी ट्रेनिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बड़ा वर्क है, लेकिन एक के बाद एक अभी 4200 एडमिशन मैंने कोऑर्डिनेटर किए हैं। तो अब यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां हैं भाई, लोग कम है तो जो भी दी जाएगी किया जाएगा। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि डॉक्टर बीके सिंह सर 2 बजे से 3:15 बजे तक बिना किसी ब्रेक के बोल रहे हैं। तो एक टीचर जो है कहीं ना कहीं दिल में रहता है, वो भले लाइब्रेरियन हो लेकिन फिर भी वो उनको इतना अच्छा लगता है कि जब लेक्चर के लिए वो आते हैं, बुलाया जाता है, तो उनको दिल से बड़ी खुशी होती है। तो अपने अंदर के टीचर को हमेशा हमेशा जिंदा रखिए। हमको लगता है कि सबसे बड़ा प्रोफेशन यही है, और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हमारी कोई बात सुनता है या लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो उससे बड़ा कुछ होता नहीं है। तो मैं इसी तरह से लोगों को लाऊंगा, और मुझे लगता है मॉर्निंग की भी जो शिफ्ट थी और मॉर्निंग सेशन वाला भी जो था वो भी शर्मा जी भी बहुत डायनेमिक है, उन्होंने भी आपको बांधे रखा होगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, तो इसी तरह से और लोग भी आएंगे। और अभी तो मैं आपको मैं बताऊं कि एक पर्सनालिटी ऐसी है जो संस्कृत और फारसी और अरबी और हिंदी और इंग्लिश के विद्वान है, और वो 1958 में यहाँ पर बीए किया था, 1958 में। अब आप समझ लीजिए, अभी तक वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे बोलने की बारी खेल रहे हैं। 1958 में जिन्होंने यहाँ से बीए किया हो और वो अभी लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उनकी कद का अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, प्रोफेसर रमेश कुरैशी साहब से, और आप उनसे चाहे वेद की बात करें, चाहे कुरान की बात करें, पुराण की बात करें, चाहे अवध की बात करें, यहाँ की हिस्ट्री की बात करें, इतना फ्लुएंट बोलते हैं। तो मैं उन्हें उनसे भी रिक्वेस्ट की है, आज चूंकि वो जयपुर में बड़ौदा में बोल रहे थे तो आज नहीं आ पाए, लेकिन किसी दिन वो आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे विद्वानों के पीछे लगा हुआ हूँ कि आप लोगों के सामने लाऊं। तो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग भी जाके आराम से। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
है।